इसमें से अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं ई वे बिल बनाने का सही तरीका। काफ़ी सारे पर्सन जो है जीएसटी में ई वे बिल बना देते हैं, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक होने की वजह से आपका जो गुड्स है डिटेन हो सकता है। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा, एंड तक देखिएगा। अभी यहाँ पर जो है लेटेस्ट कुछ नए केसेस भी आए हैं जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने एसएससी को काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड किया है। जीएसटी में जो मिस्टेक हो जाती है उसके रिगार्डिंग 200% तक की पेनल्टी लगा दी जाती है, गुड्स डिटेन हो जाते हैं। से बेटर ये है कि आप इस टाइप की गलती ना करें। तो जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.ewaybillgst.gov.in। आप इसको लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल से बना रहे हो, बस जो प्रोविजन है उनका ध्यान रखें। पहले यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और ई वे बिल के रिगार्डिंग भी मैं टाइम टू टाइम वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ई वे बिल पर क्लिक करना है, जनरेट न्यू ई वे बिल पर क्लिक कर लेंगे। अब जनरेट ई वे बिल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई। तो आप अगर आउटवर्ड सप्लाई इनिशिएट कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, नॉर्मल सप्लाई के लिए, जॉब वर्क, एसकेडी, सीकेडी, लोड्स के रिगार्डिंग, जहाँ पर आपको रेसिपिएंट के बारे में जानकारी नहीं है, अपने खुद के लिए भी अगर आप भेज रहे हैं, किसी एग्जीबिशन फेयर्स के लिए भेज रहे हैं, लाइन सेल्स के लिए, कोई अदर पर्पज भी है, जैसे कि डिलीवरी चलान हो गया तो वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो उसके लिए भी जो है आपको ई वे बिल बनाना जरूरी होता है। ठीक है, आपकी वो हो सकता है सप्लाई ना हो, मतलब वो आपकी सेल का पार्ट ना हो, लेकिन फिर भी ई वे बिल्स के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होने वाले हैं। ऐसा आप खुद के लिए अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर भेज रहे हैं या फिर जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं तो भी ई वे बिल बनाना होगा। फिर उस केस में क्या है कि आप यहाँ से ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सपोज करें अदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन हट जाएगा टैक्स इनवॉइस का, फिर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको करके दिखा देता हूँ। अदर्स पे मैंने क्लिक किया, डिलीवरी चलान का ऑप्शन आ गया। अगर आपको डिलीवरी चलान भी नहीं, कोई और यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट टाइप है तो अदर सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन वो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए अभी तो फिलहाल मैं सप्लाई के लिए इनिशिएट कर रहा हूँ। तो अगर आप कुछ अदर्स है तो स्पेसिफाइड करना होगा, टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, दोनों के रिगार्डिंग आप इसको जारी कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट नंबर, तो जिस भी डॉक्यूमेंट यानी कि इनवॉइस के बेस पर आप इसको जारी कर रहे हैं वो आपको मेंशन कर देना है यहाँ पर। और ध्यान रहे वो मैच होना जरूरी है, अगर उसमें भी मिसमैच है तो फिर आपको उसके रिगार्डिंग भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना होगा डॉक्यूमेंट की डेट। देखिए जो भी आपके जो आपने बिल जारी किया है या फिर इनवॉइस आपका टैक्स इनवॉइस, तो उस पर से डेट देखकर लिखनी है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की डेट बाय डिफॉल्ट आती है, लेकिन फिर भी आपको सिलेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। तो जो ये आपके डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी यानी कि ई वे बिल की जो वैलिडिटी है वो आपके किलोमीटर के हिसाब से होती है कि भाई 100 किलोमीटर तक है तो एक दिन के लिए वैलिड होगा, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप, तो जैसे इस केस में जो यहाँ पर ई वे बिल जारी किया जा रहा है उसमें क्या है कि जो आपका एड्रेस है वो डिलीवरी का और शिपिंग का अलग हो सकता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका बिलिंग का एड्रेस और जहां से आप डिस्पैच कर रहे हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रेगुलर सेलेक्ट रहता है, तो अगर इस टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन है तो लोग क्या करते हैं उसको ध्यान ही नहीं देते, तो वो यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैं आपको बताता हूँ, रेगुलर का मतलब ये है कि जब आपका खुद का एड्रेस जहां से आप बिल कर रहे हैं और डिस्पैच, ये दोनों एड्रेस आपके सेम है। इसी तरीके से जो सामने वाला पर्सन है जिसको आप सामान भेज रहे हैं उसका बिलिंग का एड्रेस और जहां पर वो इस सामान की डिलीवरी ले रहा है यानी कि शिपिंग का एड्रेस सेम है, तब आपको रेगुलर लेना होता है। उसके बाद सेकंड टाइप आता है बिल टू शिप टू। बिल टू शिप टू का मतलब ये है आपके दोनों एड्रेस सेम है, क्योंकि यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट जीएसटी नंबर, एड्रेस सब कुछ आएगा। आपका बिल करने का एड्रेस और जहां से आप वो सामान भेज रहे हैं वो दोनों सेम है, लेकिन सामने वाले पर्सन के एड्रेस दोनों अलग अलग है, जिस पर वो अपना बिलिंग करा रहा है और जिस एड्रेस पर वो डिलीवरी चाहता है। थर्ड टाइप है कि भाई आपका जहां से बिल हो रहा है और आपका जहां से डिस्पैच सामान हो रहा है वो दोनों अलग अलग एड्रेस है। हो सकता है बिलिंग आप अपने एक एड्रेस से कर रहे हो और आपका गोडाउन काफी दूर है, वहां से आप डिस्पैच कर रहे हो सामान डायरेक्टली, लेकिन सामने वाले पर्सन के दोनों एड्रेस सेम है, तब आपको थर्ड ऑप्शन लेना है। फोर्थ ऑप्शन का मतलब ये है कि आपके भी ये दोनों एड्रेस अलग है, बिल करने का, डिस्पैच करने का, और सामने वाले पर्सन का जहां पर वो बिलिंग करा रहा है और जो उसकी डिलीवरी ले रहा है, दोनों एड्रेस अलग अलग है, तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन लेना है। इस केस में जो एप्लीकेबल ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल टू शिप टू का है, मतलब सामने जो ये पर्सन है जिसके ब्याह पर ई वे बिल बन रहा है वो तो दोनों एड्रेस सेम है उसके, तो लेकिन जो वो बिलिंग वाला पर्सन है उसके दोनों एड्रेस अलग अलग हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस पर्सन का जीएसटी नंबर एंटर करेंगे अगर वो रजिस्टर्ड है।
अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर उस केस में तो आपको यूआरपी लिखना होगा। यूआरपी लिखने के बाद फिर इस केस में बिल टू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आपका रहेगा नहीं भाई, फिर तो आपका जो उसका बिलिंग का एड्रेस है वही आप सेम एड्रेस भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर वो कहता है नहीं मेरे बिल के एड्रेस पर मुझे अलग दो, तो आप उसका नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए बता रहा हूँ जहाँ पर जीएसटी नंबर नहीं है, उसका स्टेट सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर कि भाई वो इस स्टेट में जो है अपना बिलिंग कराना चाहता है, लेकिन वो शिपिंग किसी दूसरे स्टेट में कराना चाहता है या सेम स्टेट में किसी दूसरे एड्रेस पर कराना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर तो एड्रेस डालने का ऑप्शन नहीं आता है। तो अगर आपका जो सामने वाला पर्सन है उसका बिलिंग का शिपिंग का एड्रेस अलग अलग है, तो उस केस में आपको जो है ये एड्रेस मैनुअली एडिट करना होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बिल टू शिफ्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जीएसटी नंबर एंटर करेंगे सामने वाले पर्सन का। जीएसटी नंबर एंटर करने के बाद ये एड्रेस आ गया, दिल्ली का रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन ये चाहते हैं कि भाई जो इनकी डिलीवरी हो वो यहाँ पर नोएडा में हो, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैनुअली यहाँ पर एड्रेस जो है वो अपडेट करना होगा। तो जो भी आपका डिलीवरी जहां पर होनी है, यानी कि जो शिपिंग का एड्रेस है वो आप यहां मेंशन करेंगे। सबसे पहले यहां पर आप पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन उसके बाद यहां पर जो है आपको प्लेस लिखना होगा। यहां पर जो है कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा जो भी सामने वाली पार्टी ने आपको प्रोवाइड किया है। उसके बाद यहाँ आपको जो है प्रोडक्ट का डिटेल्स एंटर करनी होगी। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जो है आप यहाँ पर प्रोडक्ट नेम और डिस्क्रिप्शन जो है वो सेम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद HSN कोड यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद क्वांटिटी लिखनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर यूनिट लिखनी है, तो यूनिट कम से कम आपकी जो है 3 डिजिट्स की होंगी। इसके लिए आप यहाँ पर जो है ड्रैग करके भी देख सकते हैं, गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं। इस केस में तो PCS है, तो मैं यहाँ पर जो है PCS लिखूंगा। अगर आपका किलोग्राम में है तो KGS लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो पर्सन स्पेसिफिक है। फिर इसके बाद आपको टोटल वैल्यू डालनी है, ठीक है। यूनिट्स मल्टीप्लाई पर यूनिट का रेट, देन उसके बाद टोटल वैल्यू यहाँ आपको एंटर करनी होगी। उसके बाद आप जो है रेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो रेट आपको इस तरीके से यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी GST का आपका रेट है। फिर उसके बाद अगर इसी में एक और प्रोडक्ट है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो दोबारा से यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद HSN कोड मेंशन करना है आपको। फिर उसके बाद क्वांटिटी लिखनी है। अगर दोनों जो आपकी यूनिट्स है उनकी आपकी पर यूनिट की जो वैल्यू है वो अलग अलग है तो फिर अलग अलग लिखना है। अगर आपकी कंबाइंड वैल्यू तो एक साथ मर्ज करके लिख सकते हैं। इस केस में क्या है कि जो प्रोडक्ट जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो टिम्बर जा रही है उसमें जो पर यूनिट वाला रेट है वो दोनों का अलग अलग है। फिर उसके बाद यहाँ से हम रेट फिर से एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल वैल्यू आपकी आएगी, इसको आपको मैच कर लेना है। जो भी आपके बिल पर मेंशन वैल्यू है उसे आप इसको मैच कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ ट्रांसपोर्टर, जिस भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप भेज रहे हैं उनकी डाल देनी है यहाँ पर ट्रांसपोर्टर आईडी। तो उनका GST नंबर भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट आईडी वो उनसे ले लीजिएगा। यहाँ पर जो किलोमीटर है वो जो आपका डिस्टेंस है शिपिंग वाला उससे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर ने आपको व्हीकल नंबर प्रोवाइड किया है तो वो यहाँ पर एंटर करेंगे। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर वो उनसे आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप यहाँ खुद के व्हीकल से भेज रहे हैं या सामने वाला पर्सन ने खुद आया है आपके पास व्हीकल से, वो ये गुड्स ले जाना चाहते हैं, तो आपको व्हीकल नंबर डालना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपने ट्रांसपोर्टर आईडी डाल दी, अभी उन्होंने कहा कि अभी व्हीकल नंबर उनको नहीं पता है क्योंकि एक ही व्हीकल में मल्टीपल सामान भी जा सकता है, तो फिर अगर आप ट्रांसपोर्टर आईडी डालकर इसको सबमिट कर देंगे तो केवल पार्ट ए जनरेट होगा, पार्ट बी जनरेट नहीं होगा। तो ये इनवैलिड है जब तक कि पार्ट बी अपडेट नहीं होता। तो जो ट्रांसपोर्टर है वो फिर इसको अपडेट करेंगे, उनके पास जो पोर्टल होता है उसमें अपडेशन की वैलिडिटी उनको दी जाती है, ठीक है। तो आपको चीज ध्यान रखना है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों जनरेट होना जरूरी है। किसमें व्हीकल नंबर है तो मैं यहाँ पर व्हीकल नंबर एंटर करके उसके बाद यहाँ पर सबमिट करूंगा। उसके बाद आपके पास अलर्ट का मैसेज आएगा, आपको सबमिट पर क्लिक करके यस कर देना है। एक बार सारी डिटेल्स को चेक कर लेंगे, जो आपका बिल है वो इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। बनने के बाद भी आपको पूरी डिटेल्स को एक बार मैच करना है, क्योंकि अगर कोई डिटेल्स आपकी गलत हो जाती है तो आप इसको कैंसिल करके नए भी जनरेट कर सकते हैं, नए ईवी बिल।
तो आपका ई वे बिल नंबर होगा, यहाँ पर डेट लिखी होगी, आपका यहाँ पर डिटेल्स आ रही होगी, आपका जीएसटी नंबर होगा, कितने किलोमीटर ये माल जा रहा है, उसकी वैलिडिटी कब तक की है, वो सब कुछ लिखा होगा। जैसे 100 किलोमीटर तक की वैलिडिटी एक दिन की होती है, तो इसमें भी मेंशन है। आप चाहे तो वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं स्पेसिफाइड रीजन के अंदर। सामने वाले पर्सन का जीएसटी नंबर होगा, उसकी डिटेल्स होगी, डॉक्यूमेंट नंबर होगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या लिया है, वैल्यू ऑफ गुड्स होगी, आउटवर्ड सप्लाई, उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्ली कि वो रोड के द्वारा जा रहा है, उसमें व्हीकल नंबर क्या है, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये लास्ट में इसके लिए क्यूआर भी जनरेटेड है, तो एक यूनिक नंबर है। अगर ये गलत हो जाता है तो उसको कैंसिल कैसे करेंगे, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इस जो नंबर है इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है होम का बटन दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब आप ई वे बिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कैंसिल का। तो यहाँ पर कैंसिल, वो ई वे बिल नंबर डालिएगा, गो पर क्लिक करिएगा, आपसे रीजन पूछेगा, वो रीजन एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो ई वे बिल कैंसिल हो जाएगा। और एक ही ई वे बिल के लिए बार बार कैंसिल मत करिएगा, ध्यान से सही तरीके से जनरेट आपको करना है। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। आपको कोई ई वे बिल है आपने बना लिया और आपको प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट ई वे बिल पर क्लिक कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको जो है ई वे बिल का नंबर यहाँ पर एंटर करना है, गो पर क्लिक करेंगे तो ई वे बिल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर डायरेक्ट भी सेव का ऑप्शन दिया गया है, प्रिंट का इस पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा सेव पीडीएफ का, इसको आप जो है सेव कर लीजिएगा। जहाँ पर भी आपको भेजना है आप जो है पीडीएफ कॉपी विद इनवॉइस प्रॉपर आपके जो भी सामान जा रहा है, उसके बाद आपको जो है ये डिटेल्स सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी और आप इसको जो है सॉफ्ट कॉपी में भी अपने पास रिकॉर्ड के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। इस तरीके से आप ई वे बिल को सही तरीके से जनरेट करें। मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी इनकम टैक्स से काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल हैं और अभी काफ़ी सारे वीडियोज और भी आने वाले हैं। सही तरीके से सभी एक्टिविटी को जीएसटी पोर्टल पर कंप्लीट करें ताकि आपको कोई नोटिस ना आए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।